नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं खबर दमदार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराजगंज से दो संदिग्ध पकड़े गए हैं। गेस्ट हाउस में फर्जी आईडी के साथ ये रुके थे। रॉ और आईबी की फर्जी आईडी इनके पास से बरामद की गई है। वाराणसी के रहने वाला है एक संदिग्ध, राहिल परवेज उसका नाम बताया जा रहा है। संदिग्ध के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची है पड़ताल करने के लिए, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। महाराजगंज से दो संदिग्धों को पकड़ा गया है। गेस्ट हाउस में फर्जी आईडी देकर ये दोनों रुके हुए थे। रॉ और आईबी की फर्जी आईडी इनके पास से बरामद की गई है। दोनों में से एक संदिग्ध वाराणसी का रहने वाला है जिसका नाम राहिल परवेज है। संदिग्ध के घर न्यूज 18 की टीम पहुंची हुई है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव मोड में आ गई हैं और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी मिली है महाराजगंज में, जहां पर गेस्ट हाउस से दो संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनके पास से रॉ और आईबी का फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किया गया है। एक संदिग्ध का नाम राहिल परवेज बताया जा रहा है जो कि वाराणसी का रहने वाला है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इन दोनों के पास से जो असलहा बरामद किया गया है और इस शख्स की आप तस्वीर भी देख सकते हैं। वाराणसी का रहने वाला है जिसका नाम राहिल परवेज बताया जा रहा है। वाराणसी से हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी इस बड़ी खबर से संबंधित? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त राहिल के घर पर हैं और उनके भाई आबिश हमारे साथ मौजूद हैं। आबिश, जैसे आपने बताया कि वो अपनी वाइफ को ढूंढने हुए बहुत दिन से निकले हुए हैं, क्योंकि वाइफ को ढूंढने के लिए उनको बहुत सारी मदद है। तो कुछ भी लोग बता रहे थे, जैसे पुलिस जांच में भी आपने बताया कि वो उनको कुछ लोग संपर्क में आए जो उनको कह रहे थे आईबी के अधिकारी बन के। आईबी नहीं कौन था, मुझे मतलब उनका कुछ नहीं पता है। जी जी, वो क्या बताए थे, आईबी के अधिकारी होते हैं तो ढूंढ लेते हैं। क्या आईबी के संपर्क मतलब कुछ फर्जी कुछ ग्रुप उसके गुट के संपर्क में थे क्या? नहीं, फर्जी पता नहीं, उनको कोई कॉल आया था या कुछ आया होगा, मुझे करेक्ट नहीं पता है ये चीज़ें। जी जी, मतलब उनकी मदद में जैसे कि वो कई लोगों से, जैसे दोस्तों यारों में नहीं आदमी डिस्कस करता है कि मेरी वाइफ ऐसा ऐसा कर गई है मेरे साथ, तो कोई उनको उसमें सोर्स बताया होगा। तो उस चक्कर में वो समझ लिए कि काफ़ी रुपया उन्होंने बहा दिया वाइफ को ढूंढने में, सिर्फ बच्चे को ढूंढने में। तो उनको किसी ने ये भी बता दिया था कि आईबी बहुत बड़ी होती है, वो नंबर 2 नंबर 3 होती है, किसी को भी ढूंढ लेती है। ऐसा भी आपने जो भी बताया अभी पुलिस जांच में कि बहुत वो ढूंढ लेती है। तो किसी आईबी के फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले गैंग के भी क्या वो संपर्क में आए? क्योंकि आईबी तो ऐसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब क्या वो ऐसी क्या बातें करते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अभी कभी उन्होंने कहा कि आईबी बड़ी वो होती है, बड़ी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी मुझसे कोई बात नहीं हुआ, ऐसा कुछ। अच्छा, कभी जैसे उन्होंने गैर मजहब में शादी की तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपत्ति की कि गैर मजहब में शादी की? जैसा कि बता रहे थे शुरुआत में पेरेंट्स ने आपत्ति की थी। तो गैर मतलब शुरुआती में तो सर आप ही जानते हैं कि हर कोई आपत्ति करेगा, ठीक है, आपत्ति, मगर फिर अपना मिलने जुलने लगे। मगर उनकी वाइफ का कैरेक्टर ठीक नहीं था। अच्छा, इसीलिए तो उसी को ढूंढने में। बाकी आप लोग उनका अपना मैटर था। जैसे कि अब मेरी अलग शादी है, मेरी अपनी अलग वो है, उनका अलग था, दोनों भाई हैं। तो अच्छा, कल आपने बताया, कल बात हुई आपकी लास्ट बार, तो आपसे क्या बताया एग्जिट उन्होंने बताया क्या आपसे राहिल ने, जब आपसे फोन पे बात हुई? ढूंढ रहे हैं उनका, मतलब कहीं क्या बताया? तो उन्होंने नेपाल के आसपास उनका इनपुट मिला है, क्या बताया? हाँ, कुछ वही उनका कुछ इनपुट है, मतलब कहीं पे कोई दुकानदार मतलब फोटो दिए होंगे कहीं पे। हाँ। तो वो बताया कि कोई बताया है कि हाँ यहाँ पे है, वहाँ पे कहीं पे, मतलब करेक्ट नहीं पता था। तो वो उसी इंतजार में मतलब बेचारे वहीं अपना रह रहे थे कहीं पे। कोई तिवारी ढाबा करके है वहाँ पे वो खाना भी खाए थे कल रात में, हमें बताया वो तिवारी ढाबा करके। वो बनारस का ही शायद रहने वाला है वो तिवारी ढाबा। अच्छा, बनारस का ही रहने वाला है। तो बनारस में उनका कौन अजीज दोस्त था जो बनारस में तिवारी ढाबा? बनारस में कहाँ? नहीं, बनारस का कोई अजीज दोस्त से नहीं मतलब है। हाँ। वो जो ढाबा था वो बनारस का रहने वाला इत्तेफाकन मिल गया। जो महाराजगंज में जो बनारस में उनका कौन करीबी दोस्त रहा है? कौन करीबी दोस्त बनारस का, हम कैसे बताएं? स्कूलिंग यहीं से हुई है आप लोगों की? जी। कहाँ तक पढ़ा है राहिल? एमए किए हैं वो। एमए किए हैं, कहाँ से? एमए पूरा क्लियर एकदम दिमाग में नहीं है। उपेंद्र, कौन से यूपी कॉलेज? उपेंद्र, इनसे पूछिए कि राहिल के पास से फर्जी आईडी कार्ड बरामद किया गया है। रॉ और आईबी के फर्जी आईडी कार्ड पर वो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे, उसके बारे में क्या जानकारी? आपको अब तो मालूम चल ही गया होगा। अभी आप मुझसे कुछ देर पहले कह रहे थे मामला क्या है। जी, मैं मामला आपको बता रहा हूँ कि रॉ के फर्जी आईडी कार्ड के साथ वो गेस्ट हाउस से मिले हैं। तो आपको इस बारे में क्या जानकारी है? क्या आपको मालूम है कभी आपने उनके पर्स में या कभी? नहीं, वो एक्चुअली उनके
उनके संपर्क में एक थे, कोई दादा करके बताया था कि एक तो किसी के कोई वकील है, कोई है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, किसी वकील से वो मिले होंगे, रास्ते चलते किसी से डिस्कस किए होंगे, तो उनको कोई दिया था, कोई बंगाल कोलकाता के रहने वाले थे, तो वही उनको सारा बताते थे शायद कि उनकी वाइफ कहाँ, क्या, कैसे मिलेंगी, क्या करेंगी। तो इसके लिए क्या वो ये भी बताते थे कि पासपोर्ट हम बनवा देंगे? फर्जी पासपोर्ट कहाँ से? उनके पास फर्जी पासपोर्ट मिला, फर्जी आईडी कार्ड मिला है, रॉ सुरक्षा एजेंसी का फर्जी आईडी कार्ड मिला है उनके पास। पता नहीं, उस बारे में हमें नहीं पता। अच्छा एकदम। तो एक बात जो आपने बताया कि वो ढूंढ रहे थे और उनके संपर्क में थे, कभी आपको ऐसा लगा कि उनका कोई नया दोस्त इस बीच में बना है किसी और देश से, गैर मुल्क से, पाकिस्तान से? नहीं, ये सब नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, उनका कोई दोस्त नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, एकदम सिंपल। हम लोग यहाँ बिजनेस करते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड निकलेगा, पुलिस वाले देखेंगे, उनको सारी क्लियर हो जाएगी। जो मैं जिनका नाम बता रहा हूँ, दादा करके उनके फ़ोन में था नंबर, मैंने उनको पुलिस वालों को दिया है वो नंबर करके, ठीक है? तो वो उनका देख लेंगे, अपना जांच करेंगे। वो एक्चुअली वो जो दादा है, इनसे पैसा बहुत वसूल लिए थे लड़की के नाम पे, मतलब बीवी के नाम पे, और वही उनको, हमें लगता है कुछ ट्रैप किए हैं उनको, हमें यही डाउट है कि उन्हीं का सारा फैलाया हुआ है। जब इनको पता चल गया है कि ये ट्रैप कर रहे हैं ऐसा इनको वो करने के लिए, तो ठीक है। अभी दो पहलुओं पर जांच होगी। एक तो ये कि वाराणसी से महाराजगंज कैसे पहुंचे और उनके पास रॉ और आईबी का जो फर्जी आईडी कार्ड मिला है, कहां से बनवाया, क्यों बनवाया, मकसद क्या था, इन तमाम सवालों का जवाब जांच पड़ताल के दौरान मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं बाबा के बलवान बुलडोजर की। यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार एक्शन में है। बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। गैंगरेप के आरोपी के घर भी बुलडोजर लेकर पुलिस पहुंची और आरोपी को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया। बिजनौर में हत्या आरोपी के घर बुलडोजर चलाया गया। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची पुलिस और मुनादी करवाई गई। पुलिस ने 24 घंटे में कोर्ट में सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। रामपुर में भी नगरपालिका की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। नगरपालिका की खाली पड़ी जमीन पर 1 साल पहले कब्जा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, उस जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण भी करवा दिया गया था। अवैध निर्माण हटाने के लिए उस शख्स को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। अमेठी में भी अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर चला है। तिलोई के टिकरी गांव में वन विभाग की जमीन पर रातों रात बनवाए गए व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया है। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला है। बीडीए की टीम ने पेट्रोल पंप भी सील कर दिया है। यह कार्रवाई भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजिल इस्लाम पर हुई है। एसपी विधायक शहजिल इस्लाम सीएम योगी के बारे में विवादित बयान देकर सुर्खियों में आए थे और अब उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला है। यह कार्रवाई यहां पर बीडीए की तरफ से की गई। इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। तो योगी सरकार में बुलडोजर के एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने पलटवार भी किया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है, द्वेष, अत्याचार, विध्वंस, यूपी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की तस्वीर है। लोकतंत्र की सीरियल किलर बीजेपी विपक्षियों पर बदले की भावना से सत्ता का बुलडोजर चला रही है। भोजीपुरा से सपा एमएलए शहजिल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर बीडीए द्वारा ध्वस्तीकरण घोर निंदनीय है। इस कार्रवाई पर समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये बातें लिखी गई। तो योगी सरकार 2.0 में भी जमकर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। अपराधी बुलडोजर के डर से सरेंडर भी कर रहे हैं। तो अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति की अब खैर नहीं है। अब तक रिपोर्ट्स के मुताबिक कहां पर कितनी कार्रवाई हुई है, यह हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 30 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया है। 25 अपराधियों ने इस डर से जाकर थाने में सरेंडर भी कर दिया है। बुलडोजर से जो एक्शन लिया जा रहा है
उसका परिणाम यह हो रहा है कि डर देखने को मिल रहा है और लोग जाकर सरेंडर भी कर रहे हैं। आज एसपी के विधायक के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चला है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, और उसी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। बरेली में शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप ध्वस्त किया गया है। आरोप के मुताबिक उसका बगैर नक्शा पास करवाए निर्माण करवाया गया था, लिहाजा कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ में गैंगरेप आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पुलिस टीम पहुंची और वहां पर उसे सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया। 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम उसको दिया गया है, अन्यथा बुलडोजर से यहां पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। बिजनौर में हत्यारोपी के घर भी बुलडोजर चला है, यहां पर भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। मतलब एक के बाद एक कई जिलों में पुलिस बुलडोजर के जरिए कार्रवाई कर रही है। रामपुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई है, यहां पर भी बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त करवा दिया गया है। अमेठी में अवैध कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया गया था, जिससे आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर ध्वस्त करता हुआ नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में उनके लखनऊ आवास पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा है कि देश में 5 साल के अंदर बेहतरीन वायु सेवा की कनेक्टिविटी के लिए किसी राज्य ने अच्छी प्रगति की है तो उत्तर प्रदेश है। यह प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन से संभव हो पाया है। अब सवाल यह होगा कि इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा। तो जवाब यह है कि अब पहले फेज का काम बहुत तेजी से शुरू हो जाएगा। और पहले फेज में क्या क्या होगा आप यह समझिए। पहले फेज में 332 एकड़ में काम शुरू किया जाएगा। यह फिलहाल लीज पर दिए जाने के बाद पहली प्रगति सामने आएगी। दूसरे फेज में 393 एकड़ में काम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द एयरपोर्ट का निर्माण हो पाए। इसके अलावा तीसरे फेज में 97 एकड़ में काम शुरू होगा। तो कुल मिलाकर पहले और दूसरे और तीसरे फेज में किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा वो हमने आपको समझाया। और उसके बाद एक भव्य एयरपोर्ट का निर्माण होगा। पहले फेज में 2200 लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार किया जाएगा। फिलहाल का जो रोड मैप तैयार हुआ है उसके मुताबिक ये जानकारी है। और दूसरे फेज में 3125 लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार होगा। इस शुरुआत के अवसर पर राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट की कार्रवाई यहां पर संपन्न होना अत्यंत अभिनंदनीय पहल है। मैं इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को राज्य सरकार के साथ समयबद्ध ढंग से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गुनाह कबूल कर लिया है। मुर्तजा का कहना है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है और इसी गुस्से में उसने मंदिर पर हमला कर दिया। मुर्तजा ने 3 अप्रैल की रात को गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तब जवानों पर धारदार हथियार से उसने हमला कर दिया, जिससे पीएसी के 2 जवान घायल हो गए थे। अब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और गुनाह के पीछे का जो कारण था वो भी उसने बता दिया है। इसके लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। तो दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, तमाम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे ना कोई। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के
जो है हमने मतलब हमारे को फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हम अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आया कहाँ से आया। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने कहाँ पर अपने घर होता है? 7 पार्क रोड। 7 पार्क अभी आप देखिएगा हमने नोट्स में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर सब तरह का सामान खरीद करके कार्मेल्स के बगल में, कार्मेल के बगल तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि, लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा पर अखिलेश यादव के बयान के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछा है कि क्या अखिलेश आतंक फैलाने वाले लोगों के साथ हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान से ही केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर निशाना साधने में देर नहीं करते हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। गोरक्षनाथ मंदिर पे जो हमला है वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान पे खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। वहीं बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अखिलेश यादव पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि अखिलेश जी इस प्रकार की बातें क्यों कहते हैं। वोट बैंक का इतना उनको ख्याल रहता है कि उनको ना प्रदेश का हित ध्यान में है, ना उनको देश का हित ध्यान में है, और इस प्रकार के बयानों से वो आतंकवादी गतिविधियों को और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को, दोनों को बढ़ावा देते हैं। और पहले भी बड़ा गंभीर उन पर आरोप है ये कि उन्होंने आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ जो केस थे उनको वापस लेने की कोशिश की थी। बजट सत्र के समापन के साथ संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मुलाकात की। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।